पाशा साहब, आप भी ये समझते हैं कि इस तरह एक कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा? वैसे अहमद रजा कसूरी साहब का भी यही आर्ग्यूमेंट था कि अगर तो आप सदारती रेफरेंस के तहत री ओपनिंग्स करते रहे केसेस की, तो फिर तो वो फाइनलिटी जो शाइख साहब बात कर रहे हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जहां तक तो फाइनलिटी का ताल्लुक है, इस केस में भी फाइनलिटी अटैच है उसी जजमेंट को जो जजमेंट आज से 44 साल पहले दी गई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस शॉर्ट ऑर्डर में यह था कि हम उस फैसले को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो आर्टिकल 186 के तहत जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था उसमें, और आप देखिए कि अदालती मुआवनीन ने भी उन्हीं पैरामीटर्स पे बात की कि इसमें एलिमेंट ऑफ मेलाफाइडी, फेयर ट्रायल, आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी और ये सारी चीजें विद एविडेंस डिस्कस हुई और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे। मैं नहीं समझता कि फ्लड आएगा, क्योंकि जो रेफरेंस हर केस में नहीं भेजा जा सकता। हमारी याद में ये पहला केस है और आखिरी केस है आज से 44 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4-3 की रेशो से फांसी की सजा सेक्शन 109 में वो पीपीसी उसमें दी अबेटमेंट में, और उससे पहले ना उससे बाद क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कहीं भी ये नहीं था कि सेक्शन 109 में किसी को डेथ सेंटेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दी हो। ये वाहिद केस है और इसीलिए उसके बाद आज दिन तक ना तो किसी वकील साहब ने अपने आर्गुमेंट्स के दौरान अपने केस को स्ट्रेंथन देने के लिए इस पे रिलाई किया, और ना ही किसी अदालत ने, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने इस केस का रेफरेंस दिया कि जी कि इस बंदे को सजा इस केस इस नजीर के तहत देनी है। तो मैं समझता हूं कि ये पहले ही एक ऐसा कलंक का टीका था जो हमारे आला तरीन अदलिया के माथे पे था, जिसको उस बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने खुद तस्लीम किया इंटरव्यू के दौरान कि हमारे ऊपर प्रेशर था, दबाव था और इस वजह से हमने फैसला किया। और कुछ ऐसी एविडेंस भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बोझ है, और एक तो चीफ जस्टिस साहब रहे हैं, जस्टिस नसीम साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, उन्होंने फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से एक मुश्तरका दोस्त के घर मुलाकात की रिक्वेस्ट करके उनको मिले और उनसे माफी भी मांगी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इन हकायक और इनकी मौजूदगी में अगर आज का वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया है, ये डिटेल में जब आएगा तो वाकई ये एक तारीखी दस्तावेज होगी जिसको आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं या कानून के मुतलका जो इदारे हैं वो उनके लिए मेरा ख्याल है कि मुआवन साबित हो। सही, ठीक है। उस्मानी साहब, आप क्या समझते हैं? या आपने कहा कि इससे एक फ्लड गेट खुल जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट हो भी रहा है इसके अगेंस्ट, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना रिमार्क्स के तहत ही, आज के जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है लाहौर हाई कोर्ट की, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कलअदम करार दिया जाना तो रूल आउट कर देना चाहिए फिर इस कमेंट के बाद। देखिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि बिल्कुल सही था, सब कुछ कर दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन इस केस में रिव्यू भी फाइल हो चुकी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू करने की रिव्यू फाइल हुई थी, वो भी खत्म हो गई। यानी हर एक चीज, हर एक स्टेज पूरा हो गया, 4-3 से रिजेक्ट हो गई। जी, दोबारा खोल दिया उसको। तो ये केस नहीं खोलना ठीक है, आप खोल दें, दूसरे भी आएंगे केसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लड गेट खुल जाए और लोग आए अपने फैसले दुरुस्त करवाएं, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन वो फाइनलिटी जुडिशियल सिस्टम की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उस्मानी साहब, जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बाद से चली आ रही है, तो फिर प्रेसिडेंट भी तो उसको भी तो वे इन करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें बताना पड़ेगा ना आवाम को कि जो फैसले होते रहे हैं उनकी नेचर क्या थी, वो डिस्ट्रक्टिव थे या ग्रेटर गुड के लिए थे। इसमें ऐसा क्या हर्ज है? देखिए, दुनिया की किसी जुडिशरी में आप देख लें तो गलत फैसले होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख लें, जितनी वेस्टर्न सिस्टम हैं डेमोक्रेसी के, उनमें हर जगह पे ये फैसले गलत होते रहे, और उसको जो फाइनल स्टेज खत्म हो जाता है उसके बाद वो डिस्टर्ब नहीं करते। इसी वजह से मैंने आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज का वो रिमार्क, वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैलिबल, हम इस बात से फाइनल नहीं है
कि हम गलती नहीं कर सकते। हम वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। हम गलती नहीं कर सकते क्योंकि हम फाइनल। सही, इस चीज को रखना नहीं कर सकते आप। हर एक सिस्टम में एक फाइनलिटी होनी चाहिए, नहीं होगी तो पैदा होंगे। ठीक है पाशा साहब, आपकी ओपिनियन क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन जी, लेकिन जब तक वो नहीं करते तब तक तो प्रॉब्लम होगी। सही, ठीक है पाशा साहब, आप क्या समझते हैं? अब चूंकि ये एक आर्गुमेंट ये है कि कलअदम करार दे देना चाहिए वो जो फैसला किया गया था, एक ये है कि राय देना इज इनफ, इससे ये असर्ट हो जाएगा कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे नहीं खड़े थे वो लोग जिन्होंने ये फैसला सुनाया। तो आप क्या समझते हैं, क्या इनफ है इसमें? मैं बिल्कुल जनाब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज कर रहा हूं कि फेडरलिटी अटैच है इस फैसले को, उसको टच नहीं किया इस बेंच ने, लेकिन उन्होंने जो उसके मारूजी हालात थे और जिन हालात में फैसला सुनाया उस पे अपनी राय दी, और एज पर क्वेरीज फॉरवर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक बल्कि उसमें थी कि आप इस्लामी हवाले से भी देखें तो उस पे भी इनके ये आई वर्सेस बेंच की कि इस हवाले से कोई असिस्टेंस नहीं दी गई, तो इस पे हम अपनी राय महफूज रखते हैं, इस्लामी हवाले से इसकी सजा का क्या है। तो मेरा ख्याल है बड़ा मोहतात होके उन्होंने, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे फ्लड गेट खुल जाए और मुख्तलिफ केसेस टाइम आइंदा वाले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में इस तरह के केसेस आए। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई मुताद रवैया इख्तियार करके सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे राय का इजहार कर दिया उन्होंने, लेकिन पेनल्टी अटैच है उस फैसले को। पाशा साहब शॉर्टली एक राय ये होती है कि आप क्या फायदा अगर आप कुछ भी डिसाइड कर लें? आपको लगता है कि हिस्टोरिकल सेंस में इस केस की सिग्निफिकेंस इतनी है कि ये दोबारा फोकस ऑफ डिबेट बने, जबकि भुट्टो साहब को तो सजा दे दी गई? अब देखें, इसकी और सिग्निफिकेंस कोई और हो या ना हो, लेकिन हिस्टोरिकली इसका जो पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में ये बात लिखी गई है कि अपने ही इदारे से जारी की गई जजमेंट को एक 9 रुकनी बेंच ने क्या करार दिया और किस राय का इजहार किया, और उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की, देखी, अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए जो गैर जानबदार थे, उनकी भी आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर ये उन्होंने फैसला किया। तो मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकली एक अच्छी दस्तावेज होगी, और इस बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की है। आज से 44 साल पहले एक 7 मेंबर्स बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की थी जो कि उनके लिए बदनामी का बायस बनी, और आज 9 रुकनी बेंच ने हिस्ट्री क्रिएट की है जो उस दाग को धोने की कोशिश की गई है और किसी हद तक कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री दोनों जगह पे क्रिएट हुई है। अब आने वाले नस्लों ने देखना है कि वो किसको एवेल्युएट करते हैं कि वो फैसला ठीक था या ये फैसला ठीक था। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।